नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विशंभर नाथ शर्मा कौशिकृत ताई कहानी को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा था। आज हम उसी श्रृंखला में चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी को पढ़ेंगे, जो यूपी हायर एजुकेशन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ यूजीसी नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी यह कहानी लगा हुआ है, तो दोनों दृष्टिकोण से यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बातें चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में जानते हैं। अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर अर्थात राजस्थान के एक विद्या संपन्न परिवार में हुआ था। तो विद्यार्थी एक बार प्रश्न बना कि समालोचक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। ठीक है, और यह भी प्रश्न बना कि समालोचक पत्रिका का संबंध किससे है। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान रखना, ये इसी जयपुर से क्या है, समालोचक पत्रिका जो है निकला था। ठीक है, यह चीज हमें बिल्कुल ध्यान देना होगा। अब देखिए कह रहे हैं आगे कि इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे। ठीक है, अच्छा क्या मामला था, कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे, अतः जो है ये गुलेरी कहलाते थे। ठीक है, इनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी और पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपनी परीक्षाओं में ये सदा स्पृहणीय सफलताएं प्राप्त करते हैं करते रहे। सन 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम आए तथा वहीं से 1903 ईस्वी में बीए की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। गुलेरी जी के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में इनकी गहरी पैठ थी। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, बांग्ला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के तो ये पंडित थे ही, साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। आगे यह भी बताया गया कि बीए पास करने के बाद गुलेरी जी अजमेर मेयो कॉलेज में संस्कृत के प्रधानाध्यापक हो गए। 1920 ईस्वी में ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। 1922 में इनकी मृत्यु हो गई। अपनी थोड़ी सी आयु में ही गुलेरी जी की प्रतिभा ने बहुत काम किया। एक ओर पुरातत्व एवं भाषा विज्ञान पर गंभीर गवेषणात्मक निबंध लिखे और दूसरी ओर बड़ी ही ओजस्वी कविताएं भी रची। 20-21 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जयपुर से समालोचना नामक पत्र भी संपादित किया था और उसके माध्यम से हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाया। व्यंग्यपूर्ण शैली में इन्होंने कलात्मक निबंध भी लिखे थे। गंभीर से गंभीर विषयों के भीतर भी वे हास्य व्यंग्य के लिए स्थान ढूंढ लेते थे। कहानियों के क्षेत्र में यद्यपि गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था केवल 3 कहानियां लिखी, पर अपनी अंतिम कहानी के लिए वे कहानी साहित्य में सदा अमर रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, टीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा कि वो कौन से कहानीकार हैं जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए, तो उसका उत्तर था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपनी भावात्मकता, वातावरण की सजीवता, नाटकीयता तथा शैली शिल्प की प्रौढ़ता के लिए यह कहानी अमर रहेगी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग में ऐसी प्रौढ़ कहानी लिखी गई। तो विद्यार्थियों आगे यह भी बता रहे हैं हम लोगों को कि गुलेरी जी की कहानियों में इनके निबंधों वाली व्यंग्य विनोद की विशेषता तो है ही, भाषा भी वैसी ही प्रभावपूर्ण एवं शक्तिशालिनी है। इनकी भाषा में वातावरण निर्वाह की बड़ी क्षमता मिलती है। उर्दू और पंजाबी शब्दों का उन्होंने इसलिए खूब प्रयोग किया है। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी उनकी शैली में सरलता, सहजता और मुहावरेदारी का गुण मिलता है। गुलेरी जी की कुछ रचनाएं गुलेरी ग्रंथावली के नाम से नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, गुलेरी जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उन भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, मराठी तो भारतीय भाषाएं हैं, उन्हें लैटिन, फ्रेंच और जर्मन जैसी दूसरी भाषाओं की भी पूर्ण जानकारी थी। पुरातत्व, दर्शन और इतिहास गुलेरी जी के प्रिय विषय थे। कुछ निबंधों में उनके इस ज्ञान का प्रतिफलन देखने को मिलता है।
पुरानी हिंदी नामक गुलेरी जी का निबंध ऐतिहासिक दृष्टि से स्मरणीय माना जाता है। तो विद्यार्थियों अब हम लोग बात करेंगे उसने कहा था कहानी के विषय में, कुछ विशेषताओं पे बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें उसने कहा था कहानी के विषय में, तो यह पूर्व दीप्ति शैली का इसमें प्रयोग है। प्रिय विद्यार्थियों यह भी प्रश्न बना है कि उसने कहा था कहानी में किस शैली का प्रयोग है, तो पूर्व दीप्त शैली, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, फ्लैशबैक। ठीक है, फ्लैशबैक शैली कहते हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। प्रिय विद्यार्थियों इस कहानी में उसने कहा था कहानी में क्या है, प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है, त्याग और वीरता के आदर्श की कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है ये कहानी। यह भी प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई। ठीक है, या उसने कहा था कहानी की विषय वस्तु है। ठीक है, और चार विकल्प बना दे इस तरह से प्रश्न। ठीक है, देश प्रेम की कहानी। ठीक है, ये क्या है, उसने कहा था कहानी जो है देश प्रेम की है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है ये। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का भी इसमें चित्रण है। फिर विद्यार्थियों आइए अब हम बात करते हैं उसने कहा था कहानी पर, लेकिन उससे पहले हम लोग यह जाना जाए कि यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो यह जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, यह भी प्रश्न बन चुका है कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। हाँ, तो उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो प्रिय विद्यार्थी उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आइए कुछ मुख्य पात्रों को भी जानते हैं जिनसे भी प्रश्न बन चुका है, इन्हें बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं देखिए लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह जो सिख नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार था, नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार था लहना सिंह। सूबेदारनी, सूबेदारनी जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर की पत्नी भले ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन क्या कहते हैं, डॉक्टरिन बोल देते हैं। ठीक है, मास्टर की पत्नी भले पढ़ी लिखी ना मास्टरिन, तो वही सूबेदार थे तो इनकी पत्नी क्या हो गई, सूबेदारनी हो गई। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह जो सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह जो हजारा और सूबेदारनी का क्या है, ठीक है, पुत्र है। ठीक है, सूबेदारनी का और हजारा का क्या है, पुत्र है। ठीक है, पुत्र है, बोधा सिंह पुत्र है, पुत्र है। ठीक है, ध्यान देंगे। और देखिए वजीरा सिंह जो क्या है, पलटन का विदूषक है। ठीक है, वजीरा सिंह क्या है, तो पलटन का विदूषक है। वजीरा सिंह क्या है, तो पलटन का विदूषक है। आइए पात्रों को पुनः देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि हजारा सिंह पात्र का संबंध निम्नलिखित में से किस कहानी में से है, तो हमें बताना होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी से है। पहली बात तो ये हमें जानना होगा कि सूबेदारनी और उसका पति कौन रहता है, तो हजारा सिंह रहता है जो सूबेदार होता है। लहरा सिंह एक मुख्य पात्र है जो नंबर 77 सिक्स राइफल में जमादार रहता है। बोधा सिंह सूबेदारनी और हजारा सिंह का पुत्र रहता है, और एक व्यक्ति रहता है वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक रहता है। आइए अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि यहाँ इसमें इस कहानी में स्थान किस स्थान की चर्चा की गई है, तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर स्थान की चर्चा की गई है, अभी हमें मिल जाएगा शुरू में ही। अब देखिए कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों हमें एक बात तो यह पता चल गई कि इसमें अमृतसर नगर की कहानी, अमृतसर नगर नामक स्थान की चर्चा है। प्रिय विद्यार्थियों आज का जो पैटर्न है उसमें ये हमसे पूछ ले रहा है कि किस स्थान की चर्चा है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अमृतसर स्थान की चर्चा है। ठीक है, अब देखिए जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना टिकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपनी ही
अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर शब्द का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेंटो खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं: हट जा जीणे जोगिए, हट जा कमरा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यो वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये लड़का और लड़की किसकी दुकान पे आके मिले? चौक की एक दुकान पे आके मिले। ठीक है, उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह ध्यान देना होगा, ठीक है, कि सुविदारनी का घर कहाँ था? मगरे में। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, लहना सिंह का घर कहाँ था? तो माझे में था। ठीक है, ये दो स्थानों की चर्चा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अमृतसर स्थान को देखा, चौक की एक दुकान पे ये लोग मिलते हैं। मगरे से कौन है? तो मगरे से कौन है? तो मगरे से सूबेदारनी है। ठीक है, और माझे से कौन है? तो माझे से लहना सिंह है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, ध्यान देंगे, अगर हम बात करें लहना सिंह के मामा का घर, तो वो गुरु बाजार में है। ठीक है, गुरु बाजार में है लहना सिंह के मामा का घर। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई? ठीक है, अब देखिए, तेरी कुमड़ाई हो गई, ये कौन पूछ रहा है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये लहना सिंह पूछ रहा है। ठीक है, कुमड़ाई मतलब होता है शादी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दोनों दो तीन बार लड़के ने पूछा, फिर पूछा कि तेरी कुमड़ाई हो गई, और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़का बोलता है कब? तो लड़की कहती है कल, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लड़की जब कहती है कि हाँ मेरी शादी हो गई, ठीक है, मेरी कुमड़ाई हो गई, देखते नहीं रेशम से कड़ा हुए सालू, तो लड़के के साथ क्या क्या होता है ये देखिए। ठीक है, रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। ठीक है, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। ठीक है, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया।
ठीक है, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे हमसे बता रहे हैं कि देखिए अच्छा, कुमड़ाई का अर्थ क्या था, मगनी। ठीक है, मंगनी था। अब देखिए, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह तथा बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, गनीमत कहीं दिखता नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जल जला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, परसों ऋषि रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हुए ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यूं अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक ही जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्निल पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी, सच है, लैला सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, लहना सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदलवा दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि वजीरा सिंह क्या था, पलटन का विदूषक था। ठीक है, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार के 10 घुमाव जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। 10 घुमाव का मतलब क्या है, 8 बीघा। ठीक है, 8 बीघा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, क्या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिंगड़ी के सहारे गुजर करते हो।
उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरा हाथ लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुरुक, हाँ भाइयों कुछ गाओ। सारी खंदक गीत सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से मेमे बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर जा खड़ा हुआ। मीम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह में आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन लपटन साहब, हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से जियादह जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुकुम। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लट्टन साहब लहना की सिंगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंखें मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिंगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लट्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उजड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर।
क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी के जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते मतलब गधे पर सवार थे, और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वही नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियसलाई से ले आता हूँ, कहकर लैला सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया था क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ। क्यों लैला, क्या कमायत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है, और लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए धोखा। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। अब देखिए, ये कथन हमसे पूछ सकता है कि नहीं, 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। यह कथन किसका है? तो हमें ध्यान देना होगा, ये कथन किसका है। तो यह जो है लाना सिंह कहता है। अब देखिए, कह रहा है कि लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक के दीवारों में घुसेड़ दिया, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके, और साहब को घसीट कर सिंगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगह धरी के जिले में नीलगाय होती हैं, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियां पर जल चढ़ाते हैं, और लेफ्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टन साहब बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने
पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चों होने की तावीज बांटता था और फिर बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोल्लू राम भी डर गया था। अब ध्यान दीजिएगा, डाक बाबू का नाम क्या है? पोल्लू राम। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न कैसे पूछ सकता है। पोल्लू राम जो है डाक बाबू है, तुर्की मौलवी है, ठीक है, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई, ये सारी चीजें जो गौड़ पात्र है ना, उनसे भी ये प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्टन साहब पूछ ले तो आपको ये बताना होगा कि 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, लेफ्टन साहब को मारकर कोई जर्मन इनका वेश धारण करके आया है और यही सारी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं, डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। पोदा चिल्लाए, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों ओर पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतनी इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8 और वे कितने थे? 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर, अब ध्यान दीजिएगा, इन लोगों की संख्या 8 थी, ठीक है, और उन लोगों की संख्या कितनी थी? 70 थी। ठीक है, जो जर्मन थे उनकी संख्या कितनी थी? 70 थी, उनकी संख्या 8 थी। यह भी पूछ सकता है। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे, अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी द खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिराना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाली सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, छत्र श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। ध्यान दीजिएगा, सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। ठीक है, देखिए अब ऐसे भी प्रश्न बन रहा है, कथन एक दे देगा कि सूबेदार के बाएं कंधे से गोली आर पार निकल गई, और पूछेगा आपसे, पहले प्रश्न ये पूछेगा कि चंद उसने कहा था कहानी के विषय में कौन से कथन सही है। ऐसे पैटर्न बनना है तो हमें ये सब ध्यान रखना होगा। अब देखिए कह रहा है, लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। ठीक है, अच्छा, लहना सिंह के गोली कहाँ लगी? पसली में लगी। ठीक है, सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई।
उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी कि जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर मन भर फ्रांस की मिट्टी मेरे बूतों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मर जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। ध्यान दीजिएगा कि 1.5 घंटे के अंदर आई थी गाड़ियां, ठीक है। और कहाँ आवाज गई थी तो 3 मील दाहिने की ओर खाई वालों ने सुन ली थी, ठीक है। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था तो झटपट क्या हुआ, 2 डॉक्टर आए और बीमार धोने वाली गाड़ियां आई। अपने विद्यार्थियों कितने घंटे में आई तो 1.5 घंटे में आ पहुंची, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि फील्ड अस्पताल नजदीक था, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछ ले कि उसने कहा था कहानी में किस अस्पताल की चलता है, फील्ड अस्पताल, मेयो अस्पताल, ठीक है, या फिर सचान अस्पताल, ठीक है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको ध्यान रखना होगा। सुबह होते होते वहां पहुंचे जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया था कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए है, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। ध्यान दीजिएगा, उम्र कितने वर्ष का, 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमें ध्यान रखना होगा कि लहना सिंह की आयु, ठीक है, जब वो मिलते हैं तो लहना सिंह की आयु 12 वर्ष रहती है और प्रिय विद्यार्थियों सूबेदारनी की आयु कितनी वर्ष रहती है तो 8 वर्ष रहती है। जब वह पूछता कि तेरी कुमड़ाई हो गई है तब धत धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब
लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, न मालूम वह कभी भी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, हाँ जा मिल। बेड़े का अर्थ यहाँ क्या है? बेड़े का अर्थ यहाँ पे आंगन है। ठीक है, बेड़े का अर्थ क्या है? तो बेड़े का अर्थ यहाँ पे आंगन है। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुमड़ाई हो गई है। धत कल हो गई, देखते नहीं? रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायतपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों, ठीक है, तीमियों का अर्थ मतलब होता है स्त्रियों, स्त्रियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चल जाती। एक बेटा है, फौजी में भरते हुए उसे 1 बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। और दोनों जाते हैं मेरे भाग, तुम्हें याद है? एक दिन तो तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चल गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। ठीक है, वो याद दिलाती है, सूबेदारनी याद दिलाती है कि एक बार आपने मेरे भी प्राण की रक्षा की थी। कैसे? कह रहे एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए। ठीक है, आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठा करके तख्तों पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी उबरी, मतलब अंदर का घर में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटा तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले अपने पट। पट का मतलब होता है जांग, पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, कीरत सिंह, ध्यान दीजिएगा, कीरत सिंह क्या है? यह जो है लहना सिंह का भाई है। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब की हाड़, हाड़ मतलब आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिक्स राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी देश प्रेम की कहानी, और उसमें साथ साथ
त्याग और वीरता के आदर्श की कहानी, वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी, सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण। हम लोगों ने यह भी देखा कि मगरे सूबेदारनी का घर है, माझे लहना सिंह का घर है, गुरु बाजार लहना के मामा का घर है। हमने यह भी देखा कि अमृतसर स्थान की चर्चा है। हमने गौड़ पात्रों में वजीरा सिंह को देखा, हमने लप्टन साहब को देखा, हमने कीरत सिंह को देखा, हमने पोलू राम को देखा, हमने तुर्की को देखा जो एक मौलवी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने यह भी देखा कि बोधा सिंह पात्र है जो वजीरा और सूबेदारनी का क्या है, पुत्र है। और हमने यह भी देखा कि एक निश्चल प्रेम का चित्रण किस प्रकार चंदा शर्मा गुलेरी ने अपने इस कहानी में किया है कि अपनी वचनबद्धता के लिए एक एक व्यक्ति किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। कि उम्मीद करता हूं कि यह कहानी परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ कुछ नैतिक बातें सीखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।